एक बेसिक एम है कि हम बच्चों को बेस पर मजबूत करते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, नींव बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो हम बच्चों की नींव बनाते हैं। नींव ऐसी बनाते हैं कि मेरा बच्चा आगे चल कर के किसी भी प्रकार के थपेड़े से घबराए नहीं, आगे बढ़ता जाए, हमेशा आगे चले। और बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे स्कूल के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। मैडम, सबसे पहला सवाल ये होता है कि अगर मैं एजुकेशन को देखूं, जो कि सर एडमिन देखते हैं, तो आपसे मेरा सवाल है 2014 के पहले की शिक्षा और 2014 के बाद की शिक्षा में कितना अंतर है? सर, बहुत बड़ा अंतर आया 2-3 माध्यमों से। पहला माध्यम तो ये था कि 2014 के पहले हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए नहीं थे। हमारी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी बोर्ड पर पढ़ाना, चॉक से लिखना, कॉपी में चीज़ों को लिखना। और बहुत बड़ी बात हो गई अगर हम फ़ोन के माध्यम से अपने अभिभावकों को किसी तरीके से कुछ बात समझा सकते तो। पर सर 2014 के बाद से अचानक मीडिया, कम्युनिकेशन, मोबाइल, इसमें एक क्रांति आई। सबसे बड़ी क्रांति का आप स्रोत बोलें सर या हमारी बदकिस्मती बोलें, ये हम नहीं जानते, पर 2020 में जो पेंडेमिक आया सर, उससे हमारे बच्चे एकदम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई के साथ जुड़ गए। अब क्या है कि हम क्लास में क्या पढ़ाते हैं ये मेरा पेरेंट भी जानता है, क्योंकि ऑनलाइन तो बच्चा घर में बैठ के पढ़ाई देख रहा है। उससे 2 फ़ायदे ये हुए, एक तो मेरा टीचर जो कभी चाहता कि क्लास में हम किसी भी तरह पढ़ा लेंगे तो कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है, अब मेरा पेरेंट भी साथ में जुड़ा हुआ है और वो भी हमको बताता है और टीचर को जानता है कि टीचर कितनी मेहनत करके उस बच्चे को क्या बात समझाना चाह रही है, उसमें उसका कितना कंट्रीब्यूशन हो। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस आया सर। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते में एक सेगमेंट लेके आते हैं हेल्थ एजुकेशन। तो एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग आए हुए हैं यहाँ सनी वैली एकेडमी में, जहाँ की जो इसका एड्रेस है रिंग रोड 52 बिगावा, अपोजिट हरीशचंद्र डिग्री कॉलेज। जैसा मित्रों आपको पता है कि अगर हम देखें तो समर वेकेशन होने वाला है और न्यू सेशन शुरू भी हो चुका है, उसके बाद होगा। तो यहाँ पे हमारे साथ आज हमारे जो मेहमान बैठे हुए हैं, बैठी हुई भी हैं, मैडम हैं हमारी दीपिका जोशी जो कि डायरेक्टर हैं, और राजीव सिन्हा सर जो कि डायरेक्टर है। राजीव सिन्हा से हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। तो न्यू सेशन में क्या क्या यहाँ पे नई नई फैसिलिटीज़ दी जा रही है, बच्चों के साथ क्या क्या तैयारियाँ हैं और बच्चों को कैसे समर वेकेशन बिताना चाहिए, इसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जो है अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। सर, आपने जो है लाइव न्यूज़ के लिए समय दिया, उसके धन्यवाद। मैडम, आपने लाइव न्यूज़ के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और सबसे पहले राजीव सर आप है कि आप अपना पूरा परिचय दें, उसके बाद मैडम से परिचय दें। मेरा नाम राजीव सिन्हा है। आप हमसे पहले भी मिल चुके हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, और दीपिका मैडम जो है शी इज़ लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग अबाउट एकेडमिक्स एंड एवरीथिंग। तो मेरे बारे में तो आप पहले भी जान चुके हैं, तो मैम की तरफ हम बोलेंगे कि मैम अपना एक बार परिचय दे दें। जी मैम। बहुत धन्यवाद अभी तक का लाइव न्यूज़। मेरा नाम दीपिका जोशी है और मैं विगत 35 वर्षों से एजुकेशन फील्ड में हूँ। मेरे स्कूल में एक बेसिक एम है कि हम बच्चों को बेस पर मजबूत करते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, नींव बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो हम बच्चों की नींव बनाते हैं। नींव ऐसी बनाते हैं कि मेरा बच्चा आगे चल कर के किसी भी प्रकार के थपेड़े से घबराए नहीं, आगे बढ़ता जाए, हमेशा आगे चले। और बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे स्कूल के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। मैडम, सबसे पहला सवाल ये होता है कि अगर मैं एजुकेशन को देखूं, जो कि सर एडमिन देखते हैं, तो आपसे मेरा सवाल है 2014 के पहले की शिक्षा और 2014 के बाद की शिक्षा में कितना अंतर है? सर, बहुत बड़ा अंतर आया 2-3 माध्यमों से। पहला माध्यम तो ये था कि 2014 के पहले हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए नहीं थे। हमारी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी बोर्ड पर पढ़ाना, चॉक से लिखना, कॉपी में चीज़ों को लिखना। और बहुत बड़ी बात हो गई अगर हम फ़ोन के माध्यम से अपने अभिभावकों को किसी तरीके से कुछ बात समझा सकते तो।
पर सर 2014 के बाद से अचानक मीडिया कम्युनिकेशन मोबाइल इसमें एक क्रांति आई। सबसे बड़ी क्रांति का आप स्रोत बोलें सर या हमारी बदकिस्मती बोलें, ये हम नहीं जानते, पर 2020 में जो पेंडेमिक आया सर, उससे हमारे बच्चे एकदम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई के साथ जुड़ गए। अब क्या है कि हम क्लास में क्या पढ़ाते हैं ये मेरा पेरेंट भी जानता है, क्योंकि ऑनलाइन तो बच्चा घर में बैठ के पढ़ाई देख रहा है। उससे दो फ़ायदे ये हुए, एक तो मेरा टीचर जो कभी चाहता कि क्लास में हम किसी भी तरह पढ़ा लेंगे तो कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है, अब मेरा पेरेंट भी साथ में जुड़ा हुआ है और वो भी हमको बताता है और टीचर को जानता है कि टीचर कितनी मेहनत करके उस बच्चे को क्या बात समझाना चाह रही है, उसमें उसका कितना कंट्रीब्यूशन हो। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस आया सर। राजू सर, आपसे एक ये सवाल है कि अगर हम देखें तो आजकल गार्जियन जो है स्कूल से पहले कोचिंग खोजने लग रहा है। जो जैसे हम कोचिंग नहीं कहेंगे, जैसे छोटे बच्चों के लिए ट्यूशन भी कहेंगे, लेकिन कोचिंग भी कह सकते हैं, वो बड़ा रूप है छोटा रूप है। तो इसको क्या ये पढ़ाई आपके मतलब सारी मैं स्कूल्स की या CBSE पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैडम, क्या ऐसी हो गई है कि बिना बच्चे कोचिंग या ट्यूशन लिए पढ़ नहीं सकते? ये तो बिल्कुल ही आज का समय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी कहेंगे और कह सकते हैं कि एक प्रकार का मजबूरी हो गई है पेरेंट को क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम अपने तरफ से बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं और ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो सबसे पहला काम करता है कि वो ट्यूशन लगा देता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम और क्या कर सकते हैं। तो उसको समझ में आता है कि नहीं, स्कूल तो हमने भेजा तो वो सब लोग कर रहे हैं, एक बार ट्यूशन भी ज़रूर लगा देते हैं। लेकिन जैसा हम अभी मैम को भी बताएंगे आपको कि जैसा हम हमारे स्कूल में है, हम लोग पूरी तरह से इसको डिस्कार्ड करते हैं। हर PTM में ये ज़रूर एक मुद्दा होता है कि हम पेरेंट को ये समझा सकें कि ट्यूशन और कोचिंग से बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती। आपको पता है कि अभी CBSE ने चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए कोशिश की है। इसमें उन्होंने कोशिश किया है कि किसी प्रकार का ऐसे क्लासेस ना हो या बच्चे एडमिशन ना लें जो कि एडमिशन लेकर के पढ़ाई कहीं और कोचिंग में कर रहे हैं और स्कूल में वो कह सकते हैं कि नॉन अटेंडिंग। ये मेरा सवाल मैडम से बिल्कुल, तो नॉन अटेंडिंग स्कूल, इसके लिए CBSE बहुत अभी इस बार कंसर्न है, इस बार बहुत कोशिश भी हो रही है। आपको बताएं कि इस मामले में हमारे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारा पनिशमेंट किया गया है बाय CBSE, उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ऐसा अब कोशिश किया जा रहा है। तो जब इतनी बड़ी संस्था भी ये सोच रही है कि कोचिंग और ट्यूशन को रोका जाए तो निश्चित तौर पे कुछ सोच के समझ कर रही है। देखिए, होता ये है कि एक स्कूल का एक सिस्टम है, वो सुबह 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक बच्चे ने पढ़ाई की, उसके बाद उस चीज़ को उसको रिवाइज़ करना है। पेरेंट ने जब ट्यूशन लगा दिया तो ट्यूशन वाले सर भी आ गए। मुझे ट्यूशन वाले सर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो ट्यूशन वाले सर आए तो उन्होंने उस चीज़ को फिर से रिवाइज़ कराया, रिवाइज़ करके अपना भी होमवर्क दिया। बच्चे को ऑलरेडी पहले से होमवर्क स्कूल से मिला हुआ है, उन्होंने अपना भी होमवर्क, ऑब्वियसली जब वो पढ़ाएंगे तो वो कुछ ना कुछ अपना चाहेंगे कि किस प्रकार की पढ़ाई हुई, बच्चे में कितनी ग्रैस्पिंग हुई, इसके लिए वो होमवर्क देंगे। अब बच्चा क्या करेगा, वो ट्यूशन वाले सर तो वो 1 घंटे के लिए आए हैं, सिर्फ कंसंट्रेट फोकस होकर उसको पढ़ाए हैं, तो जो होमवर्क दिया गया है उस बच्चे के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको करेगा। फिर पता चला कि स्कूल का कुछ ऐसा डिफरेंट अदर भी एक्टिविटी हैं जो उसको करने हैं, होमवर्क कंप्लीट करने हैं। फाइनली बच्चा सिर्फ क्या हो गया है कि सिर्फ इसमें ही रह गया, उसकी अपनी सेल्फ स्टडी बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो गई। एक बच्चा 2 से 4 घंटा 5 घंटा मैक्सिमम मिल पाता है टाइम उसको घर पर, तो उसमें वो 50% टाइम 70% टाइम स्कूल के होमवर्क में, बचा हुआ ट्यूशन के होमवर्क में, उसकी अपनी सेल्फ स्टडी ख़त्म हो गई। और आपको पता है कि कुछ भी तरीके से अगर बच्चे ने सेल्फ स्टडी नहीं की तो उसका इम्प्रूवमेंट और उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हम लोग भी, अब जैसे हमारे स्कूल में हम हर PTM में हमारे साथ पेरेंट्स की मीटिंग होती है तो यही बोला जाता है कि ट्यूशन के लिए ना जाएं, कोचिंग के लिए ना जाएं। क्योंकि एक दूसरी बात एक और है सर कि जो ट्यूशन पढ़ाने वाले सर हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं और कितना वो सही पढ़ा सकते हैं, ये भी एक कंसर्न है। क्योंकि पेरेंट, बच्चे जब जो ट्यूशन में जा रहे हैं उनका तो कोई रोक नहीं है, तो वो जम के पिटाई खा रहा है और पिटाई भी खा रहा है, एक्स्ट्रा होमवर्क भी मिल रहा है और पढ़ाई भी उसकी धीरे धीरे डिटोरिएट कर गई।
तो ये कई सारे कंसर्न हैं। तो पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि सिर्फ ये सोच कर कि हम बहुत कुछ अपने बच्चों को दे दें, ये सोच कर कि ट्यूशन और कोचिंग नहीं लगाएं। अभी भी एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है कि बिना ट्यूशन और कोचिंग के पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है आप इस पे क्योंकि मैडम आप शिक्षाविद भी हैं, तो यही सवाल मुझे आपसे भी है मेरा, और ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दर्शक को कुछ बताएं। सर देखिए, हम दोनों तरफ का पक्ष लेके चल रहे हैं। पेरेंट की जो सोच है वो ये है कि मेरा बच्चा जो भी कुछ पढ़ करके आज जा रहा है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उसको स्कूल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर की कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई हो। मुझको कहना नहीं चाहिए, पर 95% स्कूलों में ये होता है कि वो लोग कोर्स कंप्लीशन पर ध्यान देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। मजबूरन पेरेंट जो है वो ट्यूशन और कोचिंग की तरफ दौड़ता है। वहाँ पे भी बहुत सक्सेसफुल नहीं होता, जैसा सर ने बोला कि वो अपने लेवल पर पढ़ाते हैं, वो बहुत क्वालिफाइड टीचर नहीं होते हैं, बट पेरेंट कहीं मन में बड़ा खुश होता है कि हमने अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दिया विद द हेल्प ऑफ ट्यूशन एंड द कोचिंग। सर मेरी गुजारिश है पेरेंट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन से भी कि वो अपने प्लानर्स, अपने टीचर्स की टीचिंग को इस तरीके से वर्किंग कराएं कि वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो रादर दैन ओनली completion of the syllabus, like giving worksheet, like giving various kind of the map work, different kind of the teaching aid must be incorporated in the teaching standard so that मेरा पेरेंट भाग भाग के ट्यूशन और कोचिंग के लिए ना जाए। मतलब अगर बच्चा गया घर और उसने बोला कि आज हम फ्रैक्शन पढ़ के आए मैथ्स में, और पेरेंट ने पूछा कि सर क्या पढ़े बेटा, और वो कुछ नहीं बता सका, सर वो तुरंत सोचेंगे कि उस स्कूल में कैसी पढ़ाई हुई, वो निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्कूल में अपना नाम है, उसकी अपनी रेप्यूटेशन है, उसका अपना ब्रांड है। तो उनको सबसे आसान रास्ता लगता है कि किसी एक मैथ्स के व्यक्ति को घर बुला लें और बच्चे को फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो सर ये 2 वे प्रोसेस है। हमको अपने स्कूल में टीचर्स की वर्किंग को भी इम्प्रूव करना है, साथ साथ पेरेंट को एजुकेट करना है। सर दे हैव टू बी एजुकेटेड एनफ, वो समझें कि उनके बच्चे को 4 स्टैंडर्ड में कितने दूर तक फ्रैक्शन जानना है, कितने दूर तक पहाड़ा जानना है। एक नॉर्मल ट्रेंड है सर, आप देख रहे हैं मेरा स्कूल गांव की वेसिनिटी में है, जहां पहले ज़माने में पढ़ाई का मतलब था पहाड़ा सुनाओ, 5 का पहाड़ा आता है, 6 का पहाड़ा आता है। तो अब बच्चा मेरा तो पहाड़ा नहीं पढ़ रहा सर, इट इज़ नॉट इन द सिलेबस इन दैट वे। बट बच्चा जब अपनी नानी के घर गया तो लोग पूछे कि तुम हमको 8 का पहाड़ा सुनाओ, बच्चा कुड नॉट एबल टू टेल। तो पेरेंट ऑल्सो हैज़ टू बी एजुकेटेड कि उसको जानना है कि बच्चे को पढ़ना क्या है एक्चुअली, और किस समय ट्यूशन की एक्चुअली नीड है, किस समय नहीं है। सर बच्चा इज़ इन क्लास 11th, अगर उसको लगता है उसको फिजिक्स का कुछ ट्यूटोरियल क्लासेस करना है, ही कैन गो फॉर अ ट्यूशन, देयर इज़ नो हार्म इन टू इट। बट एक KG सेक्शन का बच्चा, 2-3 का बच्चा, 4-5 का बच्चा, इट इज़ हाईली डिसएग्रीड फ्रॉम माई साइड कि उसको कभी भी ट्यूशन्स या कोचिंग्स के लिए भेजा जाए। इसी पर मैडम एक सवाल और ये था कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस की बहुत डिमांड हो गई है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जैसे कि अगर मैं अपने ही बात कर लूँ तो मेरे बच्चों के साथ जहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ भी ऑनलाइन भेज देते हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों चाहे वो किसी की हों। लेकिन लगता है मैडम कि ये मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगा कि एक 8 साल या 6 साल या 10 साल में मान लेता हूँ, उस एज का बच्चा एक मोबाइल से लेके वो पढ़ाई करता है, अगर वो नहीं करता तो इसकी ज़रूरत क्या है ऑनलाइन की? पहला ये सवाल है मैडम। सर जैसा हमने पहले बोला, जितने सिस्टम्स बनाए गए हैं उनका कहीं ना कहीं कोई बेस है सर। ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब एकदम नहीं है कि टीचर बुक खोला, रीडिंग करा रहा है, बच्चा भी अपने घर में बैठा और रीडिंग कर रहा है, टीचर ने क्वेश्चन आंसर करा दिया एज़ यूजुअल जैसा वो नॉर्मल क्लास में करता है। बल्कि सर सपोज़ करिए वो ऑनलाइन क्लास में नाउन पढ़ा रहा है, हम सब्जेक्टिव बात करेंगे क्योंकि हम एकेडमिक्स देखते हैं, नाउन पढ़ा रहा है तो वो ऑनलाइन क्लास कर रहा है। टीचर को समझना होगा वो कौन सा टॉपिक ले। मान लीजिए उसने नाउन लिया, अब वो क्लास अपने इस घर पर है, बच्चा अपने घर पर है, उसको तुरंत बोलेगा कि चलो बेटा हम लोग देखते हैं इस रूम के अंदर कितनी चीज़ें हैं जो नाउन है। फ़ैन नाउन है, तुम्हारा बेड नाउन है, तुम्हारा चेयर नाउन है, अपने घर में घूमो, सारे नाउन चीज़ों को टच करो। सर दिस इज़ द मैथड ऑफ द ऑनलाइन टीचिंग। अगर हम इस तरह से पढ़ाना चाहें ऑनलाइन, देन इट इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल एस्पेक्ट।
एंड अगर हम फिर वही बोर्ड एक लगा लें, या आजकल आप देखते हैं सर स्क्रीन में भी वाइट बोर्ड होता है, उसमें टीचर लिख दिया और बच्चे ने कॉपी में उतार लिया, दैट इज़ नेवर मतलब कभी मकसद ही नहीं है सर ऑनलाइन क्लास का। एक्चुअली जब हम लोग डिफरेंट सेमिनार्स में जाते हैं, ऑनलाइन मीन्स आप जिस उसको ट्री के पास ले जाएं, वो ट्री की राइम सिखा रहा है तो हम ट्री के पास गए, बच्चे को बोले बेटा तुम भी अपने घर के किसी गमले के पास बैठो और फिर राइम करो, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द क्लासरूम। सर आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि मैं दोनों लोग से सवाल थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ, क्योंकि आप प्रशासनिक देखते हैं और मैडम जो एजुकेशन देखती हैं, तो सवाल थोड़ा सा अलग रहेंगे। आजकल सर जन सामान की बात मैं कर रहा हूँ, जनरल पीपल की, कि आजकल सर फीस वृद्धि पे बहुत बवाल मचा हुआ है। कुछ हमारे लोग भी हैं जो कि सड़क पे उतरे हुए हैं, उनके बच्चे भले ही कहीं और पढ़ रहे हो, बहुत मोटी फीस दे के पढ़ रहे हो, तो सर ये फीस वृद्धि जो आपकी नज़र में कितना सही है, और क्या इस पे गवर्नमेंट की रोक होनी चाहिए या कुछ एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि इतने परसेंट ही? नहीं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन तो है, ठीक है ना। जो फीस का जो गवर्नमेंट का करना, खास करके यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है इस पर, और बहुत सिस्टम एक प्रॉपर फॉर्मेट में है। हमको कितना हम परसेंट बढ़ा सकते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर गाइडलाइन में है। मोस्टली स्कूल उसी गाइडलाइन के अनुसार ही बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात है कि ऑब्वियसली कुछ स्कूल हैं जो कभी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, उसको जस्टिफाइड करने की ज़रूरत है। तो देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में है, उसमें जो प्राइवेट स्कूल है एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। अभी भी हम बहुत अच्छा से एक प्रॉपर नंबर नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि 62-64% के आसपास जो है वो प्राइवेट स्कूल हैं, जो कि और ख़ास करके उस 64% में बहुत सारे बड़ा चंक जो है वो बजटरी स्कूल का है, जिसमें नॉर्मल पेरेंट के बच्चे पढ़ते हैं। एक नॉर्मल सा फीस है 2000 से नीचे का। गवर्नमेंट ने एक स्लैब बनाया हुआ है कि 2000 के नीचे की फ़ीस वाला और 2000 के ऊपर की फ़ीस वाला। 2000 के जो नीचे की फ़ीस वाले जो स्कूल्स हैं, ऑब्वियसली उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उनके ज़्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनको टीचर्स को भी अच्छा देना है, स्कूल का ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही करना है, और फिर उसके अनुसार ही आगे काम करना है। रेस्ट जो बहुत अच्छे स्कूल हैं, जो बहुत ब्रांडेड स्कूल हैं, जो सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा फ़ीस लेते हैं, भाई उनकी जो फ़ीस अगर वो 5% 10% भी बढ़ाते हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को उस मामले में समझना होगा कि दोनों प्रकार के स्कूलों में एक ही प्रकार का इंक्रीज सिस्टम नहीं लगाना होगा, उसमें दिक्कत आएगी। लेकिन निश्चित तौर पर स्कूल को भी समझना होगा कि हम अपने पेरेंट्स को ऐसा इंक्रीज ना दे दें जिससे कि वो न पढ़ा सकेगा, पढ़ाना है उसके बच्चे को। तो निश्चित तौर पर अगर आप इस प्रकार का वृद्धि करेंगे तो पेरेंट को प्रॉब्लम होगा और पेरेंट फिर एजिटेट करेगा। तो ये चीज़ें उसकी तरफ से बिल्कुल सही है, और स्कूलों को भी सोचना होगा और पेरेंट को भी समझना होगा कि समय के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। बहुत जगह हर चीज़, आपका सैलरी भी बढ़ा होगा, साल में ज़रूर अंतर आता है, तो एक बार थोड़ा बहुत तो इंक्रीज़ होगा ही, क्योंकि एज ए ओनर हमें अपने टीचर्स को भी इंक्रीमेंट देना है, अपने 4th ग्रेड को भी इंक्रीमेंट देना है, और मेंटेनेंस ऑब्वियसली हर साल बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो वृद्धि तो ज़रूरी है, हाँ उसका एक ऑब्वियसली अभी बिल्कुल थोड़ा युद्ध का समय है, तो आप जानते हैं कि हम लोग जो एटॉमिक एनर्जी है उसका यूज़ डिस्ट्रक्शन के लिए भी कर सकते हैं, और उसका यूज़ बहुत समाज सेवा के लिए भी कर सकते हैं। तो हर चीज़ का एक चीज़ है, अति सर्वत्र वर्जिते, वही वाली बात है। मैडम, इस सवाल के साथ मैं फिर उसके बाद समर वेकेशन पे आऊँगा, क्योंकि मैं ये जनरल में देख रहा हूँ। इसमें मेरे 2 सवाल रहेंगे आपसे। पहला सवाल ये है कि आज के परिवेश में अगर भारत को देखें, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, एक टीचर हैं, तो क्या इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट है कि बिना इंग्लिश के कोई बच्चा, ये है यूपी साइड के लोगों के, नॉर्थ इंडिया में मैं बात करूँगा, ये प्रॉब्लम है मैडम, कि बिना इंग्लिश के क्या वो अपने उस मुकाम तक नहीं पहुँच सकता जहाँ तक उसकी कैपेबिलिटी थी पहुँचने की। लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम, यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इस पर आप क्या? सर, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। पहले तो हम आपको एक यहाँ पर बात बताना चाहेंगे। इंग्लिश को हम लोग कहते हैं लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। पूरे वर्ल्ड में
इंग्लिश अगर हम ना जानें तो हम फ्रांस में नहीं रह पाएंगे, इंग्लिश हम ना जानें हम नीदरलैंड में नहीं रह पाएंगे, इंग्लिश हम ना जानें हम अमेरिका में नहीं रह पाएंगे, उनकी सबकी इंडिया में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी सबकी अपनी अपनी मदर लैंग्वेज है। बट इंग्लिश इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हर एक कंट्री में जो हम मीडिया है जिसके थ्रू बात कर पाते हैं, दैट इज़ इंग्लिश। तो कभी भी हम पेरेंट्स को यहाँ पे भी आते हैं सर, तो हम उनको यही समझाते हैं कि सर इंग्लिश को आप एकदम मान के ना चलें कि वो फॉरेन लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वी हैव मोबाइल। मोबाइल को आप क्या बोलेंगे, बड़ा टेक सेवी, बड़ा हाईली स्मार्ट थिंग, और इट इज़ अ नीड नाउ, इट इज़ अ नीड नाउ। सो सेम वे सर, हमारा बच्चा मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाएगा, हमारा बच्चा जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ में गया, फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी बगल के किसी भी कंट्री में गया सर, जहाँ वो लैंग्वेज नहीं जानता है, उसके पास एक मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे वो अपनी बात कह सके, अपने पोटेंशियल्स को शोकेस कर पाए। तो सर इसलिए इंग्लिश इज़ एक्चुअली अ नीड नाउ अ डेज। जब हम ग्लोबल एजुकेशन की बात करते हैं, तो अगर हमको सिर्फ प्राइमरी लेवल में भारत में या उत्तर प्रदेश में ही सेटल हो जाना है, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ इंग्लिश। पर हमको नहीं लगता कोई पेरेंट ऐसा चाहता होगा कि मेरा बच्चा यहाँ का यहीं रह जाए, पर वो ग्लोबली हर जगह जाने में इंटरेस्टेड है। सो इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट सर। भोजपुरी में बात करते हैं मोस्टली अभिभावक। बिल्कुल जी जी जी। एक अर्जुन तो आपके पास आ गया, एकलव्य आ गया, लेकिन एकलव्य को आप अर्जुन कैसे? बिल्कुल बिल्कुल सही सर। फिर से हम आपके पास वापस आ रहे हैं जो हमने पहले आपको बोला था। ये एक हर स्कूल की नीड है सर, कि जब वो अपने टीचर को क्लासरूम के अंदर भेजता है, उसके पहले इस तरीके से प्रिपेयर करके भेजे कि उसके क्लासरूम में अर्जुन भी हैं और एकलव्य भी हैं। वो हमारे जो जैसे हमारी फिंगर्स हैं वो सब डिफरेंट लेंथ की हैं, वैसे ही हमारे बच्चे हैं सर। तो जो सबसे कमज़ोर बच्चा है, या हम उसको बोलते हैं जो सबसे स्लो लर्नर है, एक्चुअली कमज़ोर वर्ड हम बच्चे के सामने यूज़ ही नहीं करते, हम उसको बोलते हैं जो सबसे स्लो लर्नर है, या जिसके पेरेंट एक और बात हम यहाँ बोलना चाहेंगे इसके बाद, पेरेंट का कोई रोल प्ले नहीं है सर बच्चे की पढ़ाई में। पूरा रोल प्ले है सिर्फ स्कूल का वर्सेस बच्चा। पेरेंट जी जी जी, हम अपने टीचर्स को रोज़ ये बात कहते हैं सर कि बच्चा जब स्कूल के अंदर आया सर, तो वो आप उसको 40 मिनट के अंदर, मोस्टली सारे स्कूल में क्लासेस का ड्यूरेशन 40 मिनट है, आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, आपको अपने सबसे कमज़ोर और सबसे तेज़ बच्चे दोनों को सोच के चलना है कि हम अगर ये बात बता रहे हैं वो मेरे बच्चे तक पहुंची या नहीं पहुंची। अगर आपने उसको पहुंचा दिया है सर कि उसको मालूम है कि आपने जो होमवर्क दिया उसमें यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ लिखनी है, पेरेंट का सिर्फ एक रोल है, वो बच्चे को 2 घंटा पढ़ने के लिए बाध्य करें। उसको बाहर घूमने ना जाने दें, उसको साइकिल चलाने ना दें, मोबाइल ना दें उसको जिससे वो मोबाइल में बेतुके रील्स देखे, टीवी ना ऑन करने दें, 2 घंटा कंसंट्रेट करके पढ़ने बैठा लें। उसको मालूम है कि मेरे पास जो होमवर्क है वो कल मेरी मैडम 100% चेक करेगी ही करेगी, वो वैसे ही जानता है कि उसको होमवर्क करके जाना है। लेकिन वो तो बच्चा है सर, उसको टीवी दिखाइएगा तो वो भूल गया कि उसको होमवर्क मिला था, वो तो टीवी देखने लगेगा। उसका कोई फ्रेंड आ गया बुलाने, वो चला गया, उसको तो घूमने में ज़्यादा मज़ा आया। पेरेंट आर देयर टू मेक द चाइल्ड टू सिट एंड स्टडी, नॉट टू सी वॉट ही इज़ रीडिंग एंड नॉट नीडेड टू चेक वॉट ही हैज़ बीन गिवन एज अ होमवर्क। ज़रूर पढ़े लिखे पेरेंट हैं, ज़रूर वॉच करें, पर मेरा जो बेचारा पेरेंट नहीं पढ़ा लिखा है, पर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने भेज रहा है सर, उसको सिर्फ अपने बच्चे को 2 घंटा बैठाना है। उसके लिए हम लोगों ने स्कूल में एक चीज़ भी फॉलो की है, आपको दिखा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, अभी मंगाना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग टाइम बुकलेट। उसके अंदर पेरेंट को केवल क्या करना है कि बच्चा 2 घंटा पढ़ा, उसको देख करके उस पर सिग्नेचर कर देना है। सिर्फ उसको यही काम करना है कि वो 2 घंटा पढ़ रहा है कि वो 3 घंटा पढ़ रहा है, उस पर वो सिग्नेचर कर देगा। और वो पढ़ा क्या ये इससे उसको मतलब नहीं है, वो फिर क्लास टीचर चेक कर लेती है कि बच्चे ने उस 2 घंटे में उसने उसको क्या पढ़ने को बोला तो उसने पढ़ा क्या है। 100% सर, बिल्कुल। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है सारे जगह से, सब ऑर्गेनाइजेशन से, स्कूलों से, पेरेंट्स से, काइंडली इस किस्म का फॉर्मेट बना के चलें जहाँ पेरेंट बीच में कहीं नहीं है।
बच्चा है और टीचर है और वो स्कूल है, वो इन्वायरमेंट है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ सनी वैली एकेडमी में मेरा एक भी पेरेंट इस परेशानी से, सर आप लोगों के आशीर्वाद से 15th ईयर है मेरे यहाँ बहुत कम TCs कटते हैं और हमारे पेरेंट PG से लेके लास्ट क्लास तक आराम से खुश होके पढ़ाते हैं। मोस्टली गांव के हैं, वो नहीं समझ पाते इंग्लिश, वो नहीं समझ पाते ज़्यादा कॉन्सेप्ट, बट दे आर वेरी हैप्पी एंड माई चिल्ड्रन आर रियली डूइंग वेरी वेल। उसका एग्जाम्पल आप बहुत सारे फ़ोटोज़ देखेंगे कि दे आर बीन कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे आर बीन कॉल्ड बाय देयर नासा बिकॉज ऑफ देयर GK, their IQ and their different kind of the test which they have completed into it। तो ये मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। राजू सर, ये इसी पर कम शब्दों में मैं ज़्यादा समझना चाहूँगा आपसे। नहीं, एक चीज़ जो आपने बोला ना कि हम लोग जो पेरेंट जो है वो किस प्रकार से, चूँकि हाँ एक समस्या है, हम अपने स्कूल की बात करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ जो भी नोटिस जाती हैं वो इंग्लिश में जाता है, ठीक है ना, प्योर इंग्लिश, वो कभी भी हिंदी में नहीं जाता। कई पेरेंट्स की कभी कभी ये भी आ जाती है स्टार्टिंग में, बहुत शुरू तो होता है कि सर आप लोग तो इंग्लिश में भेजते हैं। ये एक हमारे लिए एक ड्रिल भी हो सकता है, हो जाता है, और हमारे लिए एक कह सकते हैं कि बेंचमार्क हो जाता है कि पेरेंट 1 महीने के बाद कभी भी इस बात की शिकायत ना करे कि आपने इंग्लिश में ही भेजा है। सर नोटिस दिया गया, बच्चे या तो उसको समझ गए या टीचर ने समझा दिया, निश्चित तौर पे वो बच्चे को कम्युनिकेट करने दीजिए कि नोटिस में ये लिखा हुआ है। जैसा मैम ने बताया ना कि हम लोग का मोस्टली जो है वो ग्रामीण इलाका है, 90% 70%, तो गार्जियन को वो बात समझ में भी नहीं आ रही है। इंग्लिश में मान लीजिए नहीं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो उसको वो सोच रहा है कि हम किस प्रकार से उसको समझेंगे। तो वो जो दिक्कत है ना वो धीरे धीरे करके ख़त्म। ये चाह रहे हैं कि आप मातृभाषा ना समझें और इंग्लिश बोलना सीख जाएं, ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी मातृभाषा 100% समझनी होगी, उसको अच्छी सीखनी होगी, और जब जो बच्चा वो सीखेगा वही अच्छा है। हम ये नहीं बोल सकते कि आप शुरू से इंग्लिश बस पढ़ाइए बच्चों को और हिंदी नहीं दीजिए। इसीलिए हम लोग कई बार हम लोग जो स्कूलों में बच्चों को उतना ही बुक हिंदी का देते हैं जितना कि इंग्लिश का देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश का ही देख करके हम ये सोचेंगे कि बच्चा इंग्लिश का हमेशा बहुत अच्छा बोलने लगा, ऐसा नहीं है। उसको दोनों चीज़ों के लिए करना पड़ेगा। उसको अगर घर में भोजपुरी बोली जा रही है तो आप ये चाहेंगे कि वो सिर्फ इंग्लिश बोले, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमको वैल्यूज़ भी सिखाना है। अब पता चला कि दादा दादी जी जो हैं वो भोजपुरी बोल रहे हैं और बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, ऐसा फैमिली, ऐसा वैल्यूज़ हमको नहीं चाहिए, ऐसा फैमिली नहीं चाहिए। हमको वो चाहिए कि बच्चा जब वो घर में है तो भोजपुरी बोल रहा है, बाहर गया हिंदी बोल रहा है, और तीसरे जगह जब वो किसी सिटी में जा रहा है जहाँ की सब लोग या कोई ग्लोबल मीटिंग में जा रहा है तो ही कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश वेरी प्रॉपरली। तो तीनों चीज़ें हमें चाहिए। हमको वैल्यूज़ भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि हमको मॉडर्निटी चाहिए। तीसरी चीज़ जो हम लोग बोला कि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, ऑनलाइन क्लासेस आज के समय में एक नीड है, वो ज़रूरत है। कई बार हम लोग क्लासेस में वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं जो ऑनलाइन क्लास, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, कई बार अब बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ही तुरंत आपने क्वेश्चन दिया, बच्चे ने उसी समय तुरंत आंसर दिया और तुरंत उसका मार्किंग मिल गई कि हाँ भाई तुमको ये 18 मिला, तुमको 20 मिला, तुमको 15 मिला। कहाँ पे प्रॉब्लम है वो तुरंत बता दिया गया। क्लास में थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ऑनलाइन में नहीं ज़रूरत है। तो हमको समझना होगा कि ऑनलाइन क्लासेस को किस प्रकार से मोर एंड मोर फ्रूटफुल बनाया जाए, और वही सिस्टम, वही चीज़ करना पड़ेगा। और आप सिर्फ उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जैसा कोरोना के समय में हुआ था, बहुत सारे पेरेंट के पास वैसा मोबाइल नहीं था, वैसा डेटा नहीं था कि वो उसको कर पाए। तो हम लोगों को दोनों थैंक्स टू अभी हमारा यहाँ जो कम्युनिकेशन का जो हालत है और बहुत अच्छा डेटा का ट्रांसफ़र है, तो अब हम लोग वैसा कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ डिपेंडेंट होना, क्योंकि एक्चुअली में क्लासरूम टीचिंग को कोई रिमूव नहीं करता, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो 100% रहेगा और हमेशा ही रहेगा। लेकिन हाँ, ऑनलाइन क्लासेस एक बून है, उसको हमको उस तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। मैडम, ये जानना चाहता हूँ मैं कि सनी वैली एकेडमी में न्यू सेशन में क्या कुछ नया लेके आई हुई है? सर, न्यू सेशन में हम लोग बच्चों को इस बार बहुत स्ट्रांगली वर्कशीट्स दे रहे हैं,
और बहुत फ्रीक्वेंट टेस्ट दे रहे हैं, जिसका शेड्यूल है, जिसके पास पेरेंट के पास वो गया हुआ है। उनको हम लोग बहुत सारा कुछ क्लासरूम्स ऐसा कर रहे हैं जो कि उनको हम लाइव चीज़ों को दिखा सकें। उसका भी एक कंप्लीट टाइम टेबल है, पूरी चीज़ है, उसके बेसिस पर हम लोग कर रहे हैं। बच्चों को हम लोग बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग बाय मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द ग्रुप्स एंड सर बहुत सारे इस किस्म के लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट कोकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें मेरा बच्चा जो है वो बहुत सारी पब्लिक के सामने बहुत स्मार्टली माइक लेकर के बड़ी स्ट्रांगली बोल सके। एक सवाल और है कि समर वेकेशन जो चल रहा है, जी। इसके लिए समर वेकेशन के लिए आपने कुछ कैंप रखे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें इनको दी हैं जो रचनात्मक क्रिएटिव? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोगों ने आज PTM था, लास्ट डे है स्कूल का। इसमें हम लोगों ने बच्चों को एक होम टाइम टेबल दिया है। मतलब बच्चों को हम लोगों ने पेरेंट को बताया है कि आपका बच्चा 10 से 12 पढ़ेगा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इतने से इतने बजे तक वो ये क्रिएटिव काम करेगा, इतने से इतने बजे तक वो ड्राइंग का काम करेगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मेरे पास ये डायरी ओपन है, ऐसे मेरे टीचर्स के पास भी है। हम लोगों ने टाइम स्लॉट लिखा हुआ है और पूरी गर्मी की छुट्टी हम एक बार फ़ोन ज़रूर करेंगे जिससे मेरा बच्चा अलर्ट रहे और अपनी वर्किंग करता रहे। धूप में किसी किस्म के समर कैंप पर हम बहुत कम बिलीव करते हैं, पर हम लोगों ने उनको बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिसके बेसिस पर कि वो लोग अपनी पूरे समर हॉलीडेज़ को बहुत प्रॉपर बना सकें। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि समर कैंप को बच्चे को किस तरीके से अपने घर पे गार्जियन को आप दे रहे हैं? ये चीज़ नहीं, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैम ने वो ये है, हम लोग जो है स्प्रिंग कैंप करते हैं इंस्टीड ऑफ डूइंग समर कैंप। 2 रीज़न है। स्प्रिंग कैंप में थोड़ा सा टाइम या माहौल या कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट सही रहता है मार्च में, तो हम लोग उस समय करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, डिफरेंट प्रकार की पॉटरी है, बहुत सारी चीज़ें। और इस बार हम लोगों ने बहुत सारा न्यू टेक चीज़ें ऐड किया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम लोग गर्मी में ऑब्वियसली हमारे कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों ने प्लान किया, जैसे पिछली बार प्लान किया और एकाएक आ गया कि छुट्टी करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो ये एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो इस कारण से हम लोग समर वेकेशन की जगह स्प्रिंग कम करते हैं, एक बात। दूसरी चीज़ सर, थोड़ा सा अभी के समय में या अब जो है हम लोग को समर कैंप की चीज़ें थोड़ी बदलनी होंगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हो गई हैं जो न्यू फॉर्मेट में अब हमको जाना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पर हम आपको बोल रहे हैं, आप और हम कितना भी डिनाई कर लें इस चीज़ का या हम लोग उससे बचें, बच्चे हाथ में मोबाइल ज़रूर लिए हुए हैं, ठीक है। बच्चों के पास मोबाइल है, बच्चे बहुत ज़्यादा समय उसको देख रहे हैं, हमको उसको रोकना है। उसको रोकने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कल भी हमारे स्कूल में हमने जैसे क्लास 6 में कल प्रॉपर मीटिंग हुई और चीज़ें की गई, उसमें हम लोगों ने बच्चों को ये सिखाया कि बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे इसमें डिस्कशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें, एग्जाम्पल। रीडिंग महोत्सव चल रहा है अभी इस वक्त, हम लोग इसी समर कैंप में बच्चा मेरा बुक पढ़े, उसलिए हम लोग स्टार्टिंग से रीडिंग महोत्सव रखते हैं। तो अभी रीडिंग महोत्सव चल रहा है, हर बच्चे को पूरी गर्मी की छुट्टी में 7 स्टोरी बुक्स पढ़नी है। तो उसको अपने आप को प्राइज़ लेने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए 7 स्टोरी बुक्स पढ़नी होगी। ऑब्वियसली वो मोबाइल कम छुएगा और इधर उधर धूप में घूमना टहलना कम करेगा। ये सब छोटा छोटा मेजर्स भी टेक सो दैट बच्चा मेरा पुराने ऑब्सलीट जो हो रही हैं किताबें, आजकल रीडिंग इज़ नॉट अ वेरी इन फैशन, सीइंग मोबाइल इज़ मच मोर इन फैशन। सो हम ऑब्सलीट चीज़ों पर ज़्यादा जाते हैं सर। लेट द चाइल्ड शुड रीड द बुक। लेकिन एक चीज़ है सर कि हम लोगों ने क्या किया है कि चीज़ों को थोड़ा बदला है, कंप्यूटर के साथ जोड़ा है। अभी जैसे आप जान रहे हैं कि हम लोग, वही हमने बोला कि इतना भी डिनाई कर लें, कैमरा मोबाइल हमारे लिए एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब से बहुत अच्छा उसको अपना करियर बना सकते हैं, बहुत चीज़ें ऐसा कर रहे हैं। डिज़ाइनिंग बहुत इजी हो गई है और कैनवा का जैसे कि है, अभी आज के समय में कैनवा एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। बच्चों को वो कैनवा सिखाया जाए, ये सब नई चीज़ें की जाए। कैनवा एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, बच्चे डिज़ाइन करना सीखेंगे, अपनी क्रिएटिविटी वहाँ पे कर सकेंगे। सिर्फ अब
वही हमने बोला पेंटिंग से हट करके हम लोग डिज़ाइनिंग पे भी थोड़ा अंदर है। यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनाना है, पॉडकास्ट कैसे करना है, तो हम लोग उस चीज़ पे जा रहे हैं। ड्यूरिंग द समर वेकेशन ऑल्सो पॉडकास्ट बहुत सारी हम लोगों के इन हाउस पॉडकास्ट चलेगी, बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ नए कुछ ऐसे गेस्ट आते हैं जो अपनी बातें रखते हैं, तो वो बच्चे हमारे कंडक्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट, तो वो सब चीज़ें हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन। तो कुछ चीज़ें जैसे पॉडकास्ट अभी रिकॉर्ड होना है तो 3-4 रिकॉर्ड होगा, फिर वो बच्चों को भेजा जाएगा। तो ये सब कई प्रकार की एक्टिविटी, और इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक क्लास वाइज कि क्या क्या करना है, और वो उसको फिर करके फिर धीरे धीरे करके चीज़ें हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया जो हमारा अपना चैनल्स है उस पर वो जाएगा। तो ये एक डिफरेंट प्रकार की चीज़ें हैं जो इस बार हम लोग कर रहे हैं। सर यही चीज़ के साथ मैं वो करूँगा कि इस समय जो छुट्टी हो रही है, अभिभावक को क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों को बहुत सारा घुमाएं, समय निकालें। घुमाना एक ऐसा चीज़ है, अगर आप बच्चा अगर कहीं घूम रहा है, उससे बढ़िया एजुकेशन कुछ नहीं हो सकता। तो बच्चे को ज़रूर ले जाएं। अब ऑब्वियसली सिर्फ ले जाएं ना, उसको दें, उसको बजटिंग करने दें कि भाई अभी हमको घूमने जाना है, बजट बनाओ कैसे जाएंगे। उनको अपनी प्रोसेस में, जो घूमने का प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व करें, बच्चे को अच्छी जगह लेके जाएं, वहाँ एक्सपीरियंस करवाएं। शाम को छोटी सी चीज़ है, खूब घुमाया, शाम को बैठ कर के यू राइट एवरीथिंग, क्या क्या आज हुआ ये लिखो, आपका एजुकेशन वहाँ पे हो गया। बच्चे जो दूसरे से मिलेंगे तो जो सीखेंगे, वैसा कोई क्लासरूम नहीं बना है जो वो सब चीज़ें सिखा दे। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और जो घूमने से मिलता है, वो दुनिया में और कहीं कुछ नहीं मिल सकता है। किसी ने बोला है, और हमारे बड़े पंकज जी जो हमारे बहुत अच्छे, पंकज तिवारी नाम है ना शायद, तो उन्होंने बोला कि हम शुरू में सिर्फ और सिर्फ घूमा किए, उसके बाद फिर उन्होंने एक्टिंग में गाया। तो बहुत, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि उससे बढ़िया एजुकेशन नहीं है, और गर्मी छुट्टी उससे बढ़िया टाइम नहीं है। तो समय, आप सभी अभिभावकों से एकदम निवेदन है कि समय निकालिए, बच्चों को घुमाइए, जिससे बच्चों का एजुकेशन उस फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छा हो सके। और उससे बढ़िया, आपने बोला, उससे बढ़िया एजुकेशन नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है, बच्चों को बचा के खूब खिलाइए पिलाइए, लेकिन घुमाइए ज़रूर। तो मैडम आप क्या संदेश देना चाहेंगी? और ये टिफ़िन पे भी ज़रूर बोलिएगा। हमारे पास मेल आते हैं कि बच्चे जो है टिफ़िन में ऐसी चीज़ें ले जाना पसंद करते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होता है। एक गर्म होते हैं, एक प्लास्टिक में देती है, वो समझा जा सकता है कितना तेज़ वो काम कर रहा होगा वो, तो इसको देते हुए एक संदेश दें। सर हम लोग मेन्यू देते हैं बच्चों को टिफ़िन का, और टीचर भी वही सेम चीज़ लेके आता है और साथ में टिफ़िन में बैठ के खाता है उनके साथ। और उस टिफ़िन के मेन्यू में सर ये मैगी वगैरह जितने बाहर के फास्ट फूड और नॉनसेंस हैं, ये मंथ में एक बार है। बच्चे का मन है तो एक बार मदर जो है वो बाय चांस भेज सकती है, अदरवाइज़ सारे मम्मी के द्वारा बनाए हुए फूड हम लोग हर समय बच्चों को बताते हैं कि बेटा, मदर से बड़ा साइंटिस्ट इस वर्ल्ड में कोई नहीं है। वो आटा सान करके देखो, एक छोटे से लोई को बनाती है, ऐसा है कि वो बैलून की तरीके से फूल जाता है। तो मदर इज़ अ सबसे बिगेस्ट साइंटिस्ट। उसके बनाए हुए खाने को बहुत अच्छे से खाओ, और हम हमेशा अनुरोध करेंगे बाहर के खाने को बहुत ज़्यादा पेरेंट जो हैं वो मना करें बच्चों को, और उसके बदले लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, घर में उस तरीके की चीज़ों को बना के दें। स्टार्टिंग से बच्चों को सिंपल फूड की आदत डलवाएं सर। दाल चावल रोटी सब्जी जो है वो हमारी सबसे प्राइम चीज़ें हैं जिसको बच्चा मेरा मन से खाना सीखे। और गर्मी छुट्टी में सर की बात बिल्कुल सही है, घूमने ज़रूर जाएं, पर सर विथ लॉट्स ऑफ केयर, क्योंकि हर तरफ गर्मी है। बहुत अच्छा पानी, ग्लूकोज, ORS, वो सारी कुछ चीज़ें ले करके जाएं और केयरफुली रहें। थैंक यू सो मच।